नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम शुभम जैन, आप सब जानते हैं मुझे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम लेंगे एक एग्जाम्पल, फिर हम बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स निकालना। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड एंगल्स हो सकते हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बैक बॉन्डिंग रहेगा। जो बैक बॉन्डिंग है वो 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड होगा। उसके अंदर आपकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम सब डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बात जो करी है, इससे पूछा है कि टोटल बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे जो मैंने बात करी है वो है 90 डिग्री की मैंने बात करी है, परफेक्ट 90 डिग्री एंगल इन ClF3 एंड XeF5 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। अब जो मैंने बात करी है ClF3 की, तो अब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा ही था। अब उसके अंदर अपन n की वैल्यू बात करते हैं। अब n की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 7। ये कितना है +3, क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड एटम्स हमारे को कैलकुलेट करना है। +3 कितना हो गया 10। कोई चार्ज दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल के ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, n की वैल्यू 5। सो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आई है बच्चों, वो क्या आई है, sp3d आई है। अब बात करें अपन, जब हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp3d है तो इसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जब मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखा और हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिर्फ 3 हैं, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो वो 2 लोन पेयर आएंगे बच्चों, वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर। तो हमारा बॉन्ड एंगल ये एक्सियल बन गया, और यहाँ पे ये क्या आ गए, 2 लोन पेयर आ गए अपने बच्चों। तो ये जो आपको शेप दिख रही है, वो शेप कौन सी दिख रही है, आपको मैंने बताया था एक एंगल टी शेप दिख रही है। अब टी शेप दिख रही है तो हम आपको क्या निकालना है, 90 डिग्री के एंगल बताना है। तो ये क्या लग रहा है आपको, 90 डिग्री का एंगल लग रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं XeF5 पॉजिटिव की। अब जो XeF5 पॉजिटिव है उसके अंदर क्या आ रही है, n = 6 आ रही है वैल्यू, क्योंकि x के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर कितने, ये 5 और -1, ये पॉजिटिव चार्ज था। उसको हमने जब डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया वैल्यू, n = 6। अब जब n = 6 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बच्चों, sp3d2। अब जो sp3d2 होती है वो कैसी होती है, जनरली ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 ही बॉन्ड पेयर है। एक क्या रहेगा बच्चों, लोन पेयर रहेगा। अब जब लोन पेयर रहेगा तो वो कौन सी पोजीशन में आता है, मैंने VSEPR थ्योरी में आपको बताया है बहुत अच्छे से। तो वो रहेगा एक्सियल पोजीशन के अंदर। ये हमारा स्क्वायर आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, लोन पेयर, और ये आ गया हमारा एक पिरामिड। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल बन गया। अब जब स्क्वायर पिरामिडल बन गया तो इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल, ये जो बन रहे हैं ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको आंसर क्या इतना देना, क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया, 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा इसके अंदर तो 2 है और इसके अंदर तो 4 होंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका, 0। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाएगा कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे 0 हुआ है, क्योंकि जो ये लोन पेयर है ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन करेगा, कुछ ना कुछ शेप की डिस्ट्रैक्शन करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, जो एंगल रहेगा परफेक्ट एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए था, वो 90 डिग्री नहीं रह पाएगा। ठीक है साहब, तो अब जब 90 डिग्री रहा ही नहीं, तो 90 डिग्री का एंगल होने का सवाल उठता ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। सो अब बच्चों बात कर लेते हैं अपन किसकी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड एंगल हो सकते हैं। ठीक है ऐसा। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल एक मॉलिक्यूल के अंदर अपन कैसे निकालेंगे, एक उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ऐसा, n-1/2। ठीक है साहब। अब जो ये n है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर जो सेंट्रल एटम के अलावा जो एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है n। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन PCl5 की। जब PCl5 की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 × 4 कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10। अब यहां पे कितने रहेंगे, 10 बॉन्ड एंगल्स रहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन SF6 की। अब SF6 की हम बात करें तो इसके अंदर क्या रह जाएगा, क्या है, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाई बेटा कितना आ जाएगा, 2। ठीक है सर। अब 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15 हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल वो कितने रहेंगे बच्चों? 15 रहेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वो आपको खुद को करने हैं, ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स की जो आपको करने हैं। तो पहला जो एग्जांपल रहेगा हमारा IF7, और जो दूसरा एग्जांपल है वो रहेगा हमारा CH4, और जो तीसरा एग्जांपल है हमारा वो रहेगा SO3। ठीक है बच्चों, ये आपको 3 एग्जांपल करने हैं खुद से और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर की जान है ना वो अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बैक बॉन्डिंग होती क्या है? जो हमारा एक जनरली जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं उसके साथ में। अब वो क्या करता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या वो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन कर सकता है, और जो सराउंडिंग एटम होता है वो क्या कर सकता है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, या अगर सेंट्रल एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है और हमारा जो सराउंडिंग एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जो सेंट्रल एटम होगा ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। किसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर? सराउंडिंग एटम के अंदर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हो गया हमारा SiH3, ठीक है, होल थ्राइस नाइट्रोजन। अब ये क्या रहेगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन, SiH3, SiH3, SiH3। अब भाई साहब के पास क्या है? लोन पेयर है। अब ये जो सिलिकॉन है ये क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? एक d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? वैकेंट होता है। तो जो ये लोन पेयर होते हैं ना, इसके क्या होता है? ये जो लोन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं SiH3 के साथ, वो उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। अब जब ये वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है ना, तो इस वजह से जो इसकी शेप बचती है ना लास्ट में, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन दी जाती है, जो इसका शेप बचेगा वो क्या बचेगा? sp2 बचेगा साहब। होना क्या चाहिए? हमारे को क्या दिख रहा है जनरली? हम एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब क्या होगा? 4, n = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करते हैं और जो बॉन्ड एंगल हम चेक करते हैं तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है sp2, और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं कि क्या है जो ये डोनर एटम है। अब जो डोनर एटम होता है वो उसके पास क्या होनी चाहिए? लोन पेयर होनी चाहिए, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही नहीं है तो वो डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, उसे दिल पे मत लीजिएगा, मैं किसी का भावना को हर्ट नहीं करना चाहता। एक अमीर है तो वो अपने पैसे, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो क्या करेगा? वो डोनेशन कर सकता है। लेकिन एक गरीब को बोलोगे तो वो डोनेशन करेगा, क्योंकि अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो आप कैसे डोनेट कर सकते हो? ठीक है, वो तो बेवकूफी हो जाएगी। तो ये बात कर लेते हैं अपन, लोन पेयर हो गया। अब वो कौन से होते हैं जनरली? कौन से पीरियड के होंगे? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के होते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम क्या होगा? जिसके पास क्या है? खाली है, मतलब मामला साफ है। तो वो क्या करेगा? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा ऑलरेडी। जब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो वो कौन सी किस पीरियड का हो सकता है? 2p का हो सकता है, 3p का हो सकता है, 4p का हो सकता है, 5p का हो सकता है, 3d भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने बात की SiH3, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा दिया। जो डायरेक्शन होती है बैक बॉन्डिंग की, जो डायरेक्शन है बैक बॉन्डिंग की, वो कहां से हो सकती है? वो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम भी हो सकती है और सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम भी हो सकती है। देखिए एरो का हेड देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम जा रहा है और सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम। सो अब बच्चों हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि क्या है अब ये जो हमारा सिग्निफिकेंट जब बैक बॉन्डिंग की बात होगी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि यार यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो हम बात करें फॉर सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग, हमारा जो अमंग बैक बॉन्डिंग को हम बीबी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीवी नहीं बीबी, ठीक है साहब, समझ में आ रही है ना। तो बात कर लेते हैं अमंग डोनर एटम एक्सेप्टर एटम मस्ट बी सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। दोनों में से, चाहे वो डोनर एटम हो चाहे वो एक्सेप्टर एटम हो, उन दोनों में से वो क्या रहना चाहिए? एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना जरूरी है। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है तो वो जो बैक बॉन्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी? इनसिग्निफिकेंट। अब बात कर लेते हैं अपन पी पाई बैक बॉन्डिंग
बॉन्डिंग की। अब जो पी पाई बॉन्डिंग है ये क्या है, एक कोलैटरल ओवरलैपिंग है, क्योंकि क्या हो रहा है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है मॉलिक्यूल के अंदर, ये तो क्या हो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग होता है इन बिटवीन 2p ऑर्बिटल्स हो जाएगा, 2p ऑर्बिटल्स की बात करें, ये 2p शब्द चलेंगे, ये सही, ये जो 2 है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब भाई साहब ये n को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 2p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अपन, ये है। अब बात करें जैसे जैसे साइज ऑफ p ऑर्बिटल बढ़ेगा, अब जब मैंने बताया था आपको ओवरलैपिंग, अगर आपको ध्यान है आपने पढ़ा होगा, मेरा अगर वीडियो लेक्चर आपने देखा है, तो जैसे जैसे p ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, कम, तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होते ही तो स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग किस पे बनेगी बच्चों, 2p 3p देन 4p। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बात कर लेते हैं अपन p पाई bb इन बोरोन हैलाइड, बैक बॉन्डिंग इन बोरोन हैलाइड्स की अपन बात करते हैं। अब बोरोन के हैलाइड्स होते क्या हैं, BF3 BCl3 BBr3। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल BF3 BCl3 BBr3, ठीक है सर। अब बात करते हैं, अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोरोन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 3 हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया वैल्यू 6, डिवाइड करते हैं कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। तो अब n की वैल्यू जब 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर ही सारे, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो क्या हो गया 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन गई इसकी, ठीक है सर। अब बात करें जो B है, अब हेलोजन है अपना, जो हेलोजन होता है उसके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब मैंने क्या कहा था, बैक बॉन्डिंग के अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सॉरी, तो ये हमारे जो ये लोन पेयर है किसके, हेलोजन के, ये जो हेलोजन के लोन पेयर है यहाँ पे ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है सर। अब ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं सब हेलोजन के अंदर, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, यहाँ पे क्या होता है, ये बोरोन सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, और ये क्या है, ये जो डैश 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 जो ग्रीन कलर से बना है वो क्या है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब जो पी पाई बैक बॉन्डिंग हुई है उससे हुआ क्या है सर, अब उससे हुआ है कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बच्चों क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हमेशा कम होगी। जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी साहब। अब बात कर लेते हैं अपन BF3 BCl3 BBr3। अब B हमारा बोरोन तो क्या है साहब, कांस्टेंट हो गया भाई साहब, ये हमारे कांस्टेंट आदमी है इसके अंदर, 2p। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हेलोजन चेंज कर रहा हूँ। अब ये जब मैंने हेलोजन चेंज किया 2p 3p और 4p, अब क्या कर रहा हूँ मैं, p ऑर्बिटल की साइज बढ़ाई जा रहा हूँ। जब p ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते ही ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओवरलैपिंग कम होते ही तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम। बैक बॉन्डिंग कम होते ही तो इनका जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर होगा, जो लुईस एसिड होता है, अब बात कर लेते हैं हम लुईस एसिड होता क्या। लुईस एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है लोन पेयर को, ठीक है साहब। लुईस एसिड वो होगा जो कि क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब BF3 की हम बात करें तो यहाँ पे बोरोन है और ये 2p का है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, ठीक है साहब, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी यहाँ पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या होगी, ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा एज कंपेयर टू BBr3। यहाँ पे क्या होगा, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसकी कम ही रहेगी। अब जब कम ही रहेगी तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू BCl3,
और इसका जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है BCl3 का ज्यादा होता है BF3 के साथ। बच्चों बात समझ में आई आपको? तो बच्चों बात करते हैं अपन किसकी, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की अपन बात करते हैं। अब जैसे अपन ने पी पाई पढ़ा था, वैसे क्या होता है, पी पाई डी पाई होता है। जो पी पाई डी पाई होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पी पाई की। अब बात करेंगे वो कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है सर। अब बात करेंगे ये क्या है, एक कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ ही होगा ऑलरेडी उसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि सिग्मा बॉन्ड बना हुआ नहीं है, क्योंकि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल्स तो रहेंगे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहेंगे, तो वो सिग्मा बॉन्डेड से रहेंगे। अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोलैटरल बनेगा, मतलब पाई बॉन्डिंग की फॉर्म में बनेगा वो बॉन्ड। तो इट इज क्या है, कोलैटरल ओवरलैपिंग है बिटवीन डी ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल के बीच में। किसके किसके बीच में, डी और पी के बीच में क्या है, कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग का लेक्चर आपको जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है साहब, जो कि मेरा क्या है, फर्स्ट लेक्चर है अपना केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। तो आप वो जरूर देखिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पी पाई डी पाई की। जो हमारा ये जो डी ऑर्बिटल है और ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब ये जो दो है, ये क्या होता है, ये थोड़ा इंक्लाइन होता है नेचर के अंदर। जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अब ये जब झुका हुआ है, उसकी वजह से जो पी के साथ इंटरेक्शन होता है ना, वो काफी अच्छा हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सटेंट होता है पाई बॉन्डिंग का ड्यू टू इंक्लाइन नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल, वो बढ़ जाता है। जब बढ़ गया तो एज कंपेयर टू पीपी, अब पीपी के अंदर कोई इंक्लाइन नेचर नहीं है, डी के अंदर इंक्लाइन नेचर है, तो इसकी वजह से इंक्लाइन नेचर की वजह से ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। अब ओवरलैपिंग बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मैरिज ज्यादा दूर तक चलेगी एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू पीपी की जो मैरिज रहेगी, डी पाई पी पाई की मैरिज ज्यादा चलेगी। अब इसके ज्यादा चलने का कारण क्या है, इंक्लाइन नेचर, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो अब बच्चों बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन की। जब मैंने बात करी थी आपसे कि जो कि कोई मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग शो करता है, कोई इनसिग्निफिकेंट शो करता है, तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते होंगे। तो हम क्या है, कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। आप क्लासिफाई करना है इन मॉलिक्यूल्स को, किसके अंदर, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग, इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग और नो बैक बॉन्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर खुद से ट्राई करिएगा पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन, पहला एग्जांपल जो है हमारा PCl3। जब मैंने आपको कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखवाई थी रेड कलर से मैंने, तो वो जो लाइन थी उसका मतलब था कि एक ना एक एलिमेंट या एक ना एक एटम वो कौन से पीरियड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड का, चाहे वो डोनर भी हो सकता है, वो एक्सेप्टर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या बनेगी, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग। अब जब हमारे सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग करवानी है तो एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना जरूरी है। तो मतलब आपको क्या होगा, एग्जाम्पल तो समझ में आ ही जाएगा, आप देखिएगा ये कौन सा है, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड, ये भी किसका है, थर्ड पीरियड का। अब जब ये दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं तो सिग्निफिकेंट होने का तो सवाल पैदा ही नहीं उठता। तो अब बात करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल रहा बच्चों, ये क्या रहेगा हमारा, इनसिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है साहब। अब जो हमारा PF3 है, PF3 की हम बात करें, जो हमारा P सबशेल, जो P अपना फास्फोरस है, इसके पास क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट सबशेल प्रेजेंट है। अब जो वैकेंट सबशेल है वो कौन सा वैकेंट सबशेल होगा साहब, 3D का पूरा खाली पड़ा है भाई साहब के पास। हमारा जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है काफी ज्यादा, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है एक फ्लोरीन के पास, तो वो इजीली इसको डोनेट करेंगे, तो ये क्या शो करेगा, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग शो करेगा। अब जब ये सिग्निफिकेंट शो कर रहा है तो मतलब एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जो कि हमारा क्या है, फास्फोरस फ्लोरीन है, और जो हमारा फास्फोरस है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अब बात करते हैं अपन Cl2O की। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है अपना, ऑक्सीजन है। अब जब ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है तो इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चों, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और हमारा जो हमारा क्लोरीन है इसके पास 3D सबशेल पूरा कंप्लीटली खाली पड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 3D सबशेल के अंदर, तो क्या शो करेगा, वो सिग्निफिकेंट शो करेगा, हाँ ठीक है। अब ये क्या शो करेगा, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग। अब बात कर लेते हैं अपन H2O की, एक अच्छा एग्जांपल के फॉर्म में आप इसे समझिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो भरमार है अपने पास, लोन पेयर की कमी नहीं है भाई के पास, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड का है। अब इसके पास तो 1p होता ही नहीं, क्योंकि 1p सबशेल थोड़ी होता है, क्योंकि जो p अपना सबशेल है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। जब ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास वैकेंट
हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने का सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी, नो बैक बॉन्डिंग। अब बात कर लेते हैं अपन NH3 की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है भाई के पास। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो सबशेल है ही नहीं। डालेगा कहाँ, डालेगा नहीं तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब बात कर लेते हैं अपन NF3 की। NF3 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है हमारा, ये भी लोन पेयर है, इसके पास भी कंटेनिंग लोन पेयर है। और जो हमारा फ्लोरीन होता है, ये तो भाई साहब तीन लोन पेयर शो करता है। तीन लोन पेयर है भाई के पास। अब जब दोनों के पास लोन पेयर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, तो किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो खाली है नहीं, क्योंकि 2d सबशेल तो होता नहीं है। अब जब 2d सबशेल है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डालूंगा कहाँ, जब डाल ही नहीं सकता तो काय की बैक बॉन्डिंग बच्चों, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कुछ अच्छे और एग्जांपल्स की। अब यहाँ पे मैं बात करूं, ये जो मॉलिक्यूल लिया है मैंने, नाइट्रोजन लिया मैंने, यहाँ पे CH3 है अपना, CH3 और ये CH3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास तो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अच्छे खासे, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन हमारा जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो ये बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। अब ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, क्योंकि 2d सबशेल तो होता नहीं। अब जब 2d सबशेल है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से ले नहीं सकता। जब ले नहीं सकता तो काय की बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसी की एग्जाम्पल की। थोड़ा सा इसे रब कर दूं मैं, नहीं तो आप बच्चे लोग बोले भौच पौच कर दिया है सर ने, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी। अब यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रोजन SiH3 और यहाँ पे मैंने क्या लिया SiH3। अब बात कर ले, हमारा ये नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है ही ऑलरेडी, लेकिन जो हमारा सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब वो जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास क्या होगा, 3d सबशेल प्रेजेंट होगा। अब 3d सबशेल है तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चों। अब जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो गया साहब, बैक बॉन्डिंग हो गई कि नहीं हुई, बैक बॉन्डिंग हुई, और वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। क्या होगी बच्चों, सिग्निफिकेंट होगी। अब बात कर लेते हैं अपन CF3 पॉजिटिव की। CF3 पॉजिटिव की हम बात करें तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। अब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिक्कत है क्या भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेगा। तो ये क्या होगी, बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अपन CCl3 की। अब CCl3 है तो कार्बन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो अपना क्लोरीन के पास क्या हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि 3 लोन पेयर प्रेजेंट है भाई के पास। जब भाई के पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कार्बन को देने में शर्माएगा नहीं, झिकझिकाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा मामला, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन SiH3O की। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम कर रहा है तो लोन पेयर अच्छे खासे है इसके पास। अब लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन के 3d सबशेल के अंदर डालेगा, क्योंकि कहे सीताजी भाई साहब कहाँ के हैं, सीताजी बहन साहब, भाभी साहब बोले, तो वो कहाँ की है, वो है हमारे थर्ड पीरियड की। अब थर्ड पीरियड की है तो क्या होगा, इसके अंदर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये हमारे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी, जो बैक बॉन्डिंग बनेगी, ये क्या बनेगी, सिग्निफिकेंट बनेगी बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं अपन ईथर की, इसे ईथर कहते हैं, ठीक है सर। अब बात करें हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 3 तो बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बना रहा, एक ऑक्सीजन से बना रहा होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल CH3 का वो भी ऐसे ही कर रहा होगा। अब यहाँ पे कार्बन के जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो ऑक्सीजन अपने जो लोन पेयर है वो देगा किसको, दे ही नहीं सकता, तो बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी बच्चों, आंसर बताइए, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है बात। सो बच्चों बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, कुछ और क्वेश्चंस की। अब जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द पाई बॉन्डिंग। मतलब हमारे क्या बताना है कि किसकी पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है, किसकी बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है साहब। अब 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3p पाई। अब क्या हुआ साहब, साइज सबसे पहले n के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जब n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 3 पे गया तो बढ़ रहा है, तो मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो कम हो जाएगी। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो गई तो मतलब सबसे ज्यादा तो इस भाई साहब की। अब मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था
पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग क्या, जो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है, जो बैक बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू 2p पाई 3p पाई के कंपेरिजन में। अब क्यों होगा साहब, क्योंकि जो डी और होता है ऑर्बिटल वो क्या होता है, इंक्लाइन होता है थोड़ा सा। जब इंक्लाइन होगा तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू पी। जब एक्सटेंट बढ़ जाएगा तो ओवेस से बात है अपनी, ये भाई साहब ऑर्डर आएगा ये। अब बात कर लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाई बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब इनसिग्निफिकेंट के लिए मैंने आपको एक रूल बता दिया है, अगर सेकंड पीरियड का नहीं है कोई भी एलिमेंट उसके अंदर तो उसका आंसर वही होगा, मतलब इनसिग्निफिकेंट का आंसर तो वही होगा। क्योंकि सिग्निफिकेंट के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड का एक ना एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एटम होना ही चाहिए, या तो वो डोनर हो या चाहे वो एक्सेप्टर हो। तो अब बात कर लेते हैं 2p पाई 3p पाई सिग्निफिकेंट, 2p पाई 3d पाई सिग्निफिकेंट, 2p पाई 4p पाई सिग्निफिकेंट, 3p पाई 3d पाई इनसिग्निफिकेंट। आंसर क्या होगा बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, अब जो बात करने वाले हैं हम एप्लीकेशन, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ द बैक बॉन्डिंग। अब एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग का, और एप्लीकेशन के साथ आपकी बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, आपको किसी भी चीज की केमिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को तक ये चीज़ पहुंचाएंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आप सभी का धन्यवाद।